अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं सवाल से आगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर सीज फायर से खित्ते में कशीदगी कम होने की उम्मीद पैदा हुई है। उधर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जारी तनाव को कम करने के लिए वफूद की सतह पर मुलाकात के अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को खुद मैदान में उतरना पड़ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से उनकी मुलाकात हुई। 1-on-1 भी मुलाकात का बताया जाता है। तहफ़्फ़ुज़ात जरदारी साहब ने भी सामने रखे। इसी तनाजुर में आज वज़ीर आज़म साहब खुद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब से भी उन्होंने मुलाकात की। दूसरी जानिब नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के वफाक के साथ वर्किंग रिलेशन किस नौयत के होंगे, उस पर भी आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। और जो मौजूदा सिक्योरिटी हालात हैं, ये इस वक्त किस सिमत की तरफ जा रहे हैं, किस सिमत की तरफ बढ़ रहे हैं, मौजूदा चैलेंजेस से वफाक किस तरह से निपटने का प्लान करती है, इससे मौजूदा सिक्योरिटी हालात और सियासी मंजरनामे पर क्या फ़र्क पड़ेगा। आज की नशिस्त पे हम इन्हीं मौज़ूआत पर बात करेंगे। और अब से कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब से हमारी गुफ्तगू हुई, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हनीफ अब्बासी साहब, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, वफाकी वज़ीर रेलवे। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमें इन्वाइट किया। भाई साहब, सबसे पहले तो जो पाक अफगान ताल्लुकात के हवाले से आप बहुत क्लियर थे। आपने कुछ हफ्ते पहले ही बता दिया था कि अफगानी हमारे दुश्मन है, अफगान दुश्मन मुल्क है। जिस किस्म की हॉस्टिलिटी अब हमें वेस्टर्न बॉर्डर पर नज़र आ रही है, आप इसको फोरसी कर रहे थे। अभी सीज फायर हमने 48 घंटे के लिए तो एक अटेन किया है, आपको लास्टिंग लग रहा है? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं थोड़ी सी तस्हीह कर दूं। देखिए, मैंने पहले दिन से यही कहा था और अब भी दोबारा दोहरा देता हूँ कि जो पाकिस्तान को नहीं मानता ना, या पाकिस्तान की सरहदों को नहीं मानता, पाकिस्तान की सालमियत से खेलना चाहता है, वो अफगानी हो, वो इंडियन हो, वो दुनिया का कोई मुल्क हो, हम किसी को नहीं मानते। पाकिस्तान की सालमियत हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ है। तो जो अफगानी तो पाकिस्तान के परचम को पाँव तले रोंदे, जो पाकिस्तान के अंदर आकर मुसल्लह अफवाज के ऊपर, पुलिस के ऊपर, FC के ऊपर, सिविलियन के ऊपर, मासूम बच्चों के ऊपर खुदकुश हमले करे, दहशतगर्दी करे, हम किसी को नहीं मानते। और अफगानियों पे तो हमारा दावा इसलिए बहुत ज़्यादा था कि हमने 44 साल इनको अपने गले से लगाया। इन्होंने हमें तो जब तक इन्होंने हमारे परचम को पांव तले नहीं रोंदा, हमें तो पता ही नहीं था कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में कौन अफगानी है और कौन पाकिस्तानी है। हम तो कभी तखसीस ही नहीं रखते थे, क्योंकि ये वो वक्त था जब रशिया ने इनको मारा तो ये 60 लाख से ज़ायद जो है वो पाकिस्तान में आए और हमने एक मुसलमान भाई होने की हैसियत से इनको गले लगाया। अब इसका नतीजा तो ये निकलना चाहिए था, लेकिन इसका नतीजा वही निकला जो आज से 1960 में निकला था। और 1947 में जब पाकिस्तान बना था उस वक्त इन्होंने तस्लीम नहीं किया। फिर जितने इनके बादशाह आए उन्होंने हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाई। ये अशरफ गनी यहाँ तक वो यहाँ पलता रहा, लेकिन जब उसको इक़्तिदार मिला वो हिंदुस्तान के साथ पींगे उसने बढ़ाई। फिर वो करज़ई जो था वो भी इसी तरीके से था। अब इनको तो आप देखिए ना, ये लोग तो यहाँ पे इन मदारिस में पढ़े, यहाँ इस पाकिस्तान में रहे, अपने कारोबार किए और जायदादें बनाई, और उसके बावजूद जब भी मौका आया तो ये पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए। और अब जो कुछ वो कर रहे थे, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, मौक़िफ़ क्या था रियासत का, हुकूमत पाकिस्तान का, भी जो लोग पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी करते हैं, आपके यहाँ उनके कैंप्स हैं, इनको ख़त्म करें और या हमारे हवाले करें या इनको ख़त्म करें। और ख़त्म करने से मुराद है या आप इनको पकड़ लें या हमारे लोग हैं तो हमें वापस करें। कई दफ़ा इन्होंने वादे किए हमारे साथ कि ठीक है जी, ये आएंगे और आपके पास हम वापस भेजेंगे, या हम इन्हें डिसलोकेट जो हुए लोग हैं मज़ीद यहाँ से कहीं और भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू साफ था कि आप फैसिलिटेटर का किरदार अदा ना करें। लेकिन अफगानिस्तान बाज ही नहीं आया। और फिर मैं तो दीवाने का ख्वाब कहूँगा कि ये जो गुफ्तगू करते हैं, कभी ये कहते हैं जी अंग्रेज़ को हमने भगा दिया, कभी ये कहते हैं रशिया को हमने भगा दिया। भाई, अंग्रेज़ को जब भगाया था गोली का मुकाबला बंदूक से होता था, तो वो पहाड़ों से वाकिफ नहीं थे। तो आपने कहा भाग गया, मान लिया। पता नहीं भागे भी थे कि नहीं भागे थे, मुझे नहीं पता। लेकिन जब रशिया की मिसाल आप देते हैं तो आप सोचिए तो सही, रशिया की मिसाल देने से पहले कि रशिया में मिसाल देने से पहले पूरी उम्मत मुसलमान आपके साथ खड़ी हो गई। पाकिस्तान बेस कैंप था, पूरी दुनिया के लोग जो थे मुसलमान एक जहाद के नाम पे आप आके रशिया के खिलाफ लड़ रहे थे। तो आप कैसे कहते हैं कि आपने रशिया को भगा दिया? रशिया को भगाने में बहुत सारे अवामिल शामिल हैं। आपने हमेशा जो किरदार अदा किया वो किराए के लोगों का अदा किया,
और अब जो किरदार आपको पता नहीं था, आपने ये क्या किया। अभी कुछ दिन पहले तो हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को जो है वो शिकस्त फाश दी है। वो अपने जख्म चाट रहे हैं, जिसके पास फाइटर जहाज हैं, जो एटॉमिक पावर है, जिसके पास मिसाइल सिस्टम था जो पूरे का पूरा हमने उड़ा के रख दिया, उनके हमने एयर बेसिस उड़ा के रख दिए। हाँ, हमने वो जैसे कहते हैं ना, हमने घुस के मारा उनको जाके। और जब उनके जहाज हमने गिराए, हमने अपनी बाउंड्री में रह के गिराए। जब उन्होंने एक मिसाइल फेंका तो हमने दिल्ली तक जाके मिसाइल फेंक कर आए। तो आपने उनका अशरा आपको याद नहीं था कि आप चढ़ दौड़े रात की तारीकी में। और अभी भी अब्बासी साहब, जो उनकी तरफ से अनप्रोवोक्ड अटैक्स नजर आ रहे हैं, उस पर रिस्पांस जो पाकिस्तानी अफवाज का है, वो एक मैसेज भी है उस भारत को भी, जहां पर बैठ के जो अफगान वजीर खारजा हैं मुत्तकी साहब, वो उनको अश्योरेंस दे रहे हैं कि उनकी सरजमीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान को अश्योरेंस नहीं दे रहे। आपको ये सीज फायर वैसे इनके साथ लास्ट करता हुआ यानी नहीं नजर आ रहा? नहीं, मैं जो अखवानियों की हिस्ट्री देखता हूँ ना, कि ये कभी भी अपनी बात पे, मैं भी खुद भी गया हूँ एक दफ़ा काबुल, अभी पिछले दिनों जुलाई के महीने में गया हूँ। और मैंने समझा कि शायद जब उनके प्राइम मिनिस्टर से मिले, उनके फॉरेन मिनिस्टर इनसे मिले और इनके इंटीरियर से जब मिले, तो मुझे लगा कि शायद उस तरह के वाइब्स नहीं आ रही। लेकिन लेकिन हमने कहा कि हमने तो बड़े खुश दिली के साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब कई दफ़ा गए हैं, और हम बड़ी अच्छी नीयत के साथ गए कि देखिए, अफगान गवर्नमेंट की सारी सर्वाइवल पाकिस्तान के ऊपर है। आज अफगान ट्रेड जो है वो बंद हो गई है, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, कहाँ से ट्रेड करेंगे, ये इनकी भूल है। दूसरा ये बात है, ये कहते हैं जी कि हमारे KPK के अंदर रिश्तेदारियाँ हैं, ये है वो है, हम मानते हैं आपके कस्टम्स हैं हमारे साथ, पाकिस्तान के साथ मिलते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं ना कि आप उस हिंदुस्तान का आलाकार बनने जा रहे हैं जिसको आप अपनी अफवाज पाकिस्तान को तो वो कह रहे हैं कि ये कुफ्र की जंग है पाकिस्तान के साथ, तो उधर आप जो कुफ्रस्तान है, काफिरस्तान है, उस काफिरस्तान के साथ जाके आप हाथ मिला रहे हैं। कुछ समझ से बालातर किसी की कुछ समझ आ रही है? ये चीजें समझ इसलिए आ रही है कि 4 टके लेके आ गए, 5 एम्बुलेंसेज आपने ले ली, 5 एम्बुलेंसेज को 4 टके आपको कैश दे दिया होगा, और आप उसको लेके आके तो पाकिस्तान पे ये मैं फिर दोबारा दोहराने लगा हूं कि हमने जो भी वहाँ पे अटैक्स किए हैं वो टारगेटेड थे। हमने दहशतगर्दों के कैंप्स के ऊपर किए, हमने सिविलियंस के ऊपर नहीं किए। आम जो वहाँ की माँ बहन बेटी, वहाँ के जो बच्चे, वहाँ का जो जवान बूढ़ा, सब हमारे लिए काबिल एहतराम है, जो ऐसी इन्वॉल्वमेंट में शामिल नहीं है, दहशतगर्दी में शामिल नहीं है। लेकिन जो दहशतगर्दी में शामिल है ना, जहाँ कोई उसको रखेगा वहाँ हम जाएंगे, वहाँ फिर हम परवाह नहीं करेंगे कि कौन है, कौन रहता है, कौन नहीं रहता, क्योंकि अब ये डू एंड डाई वाली पोजीशन है। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है जो इस वक्त दुनिया के अंदर छाया हुआ है। आप मिडल ईस्ट की क़यादत कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है। सेंट्रल एशिया की क़यादत कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है। एक तरफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चाइना में बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर अजरबैजान में बैठे हुए हैं, फील्ड मार्शल USA में बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अपना USA में बैठे हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चाइना में बैठे हैं, फील्ड मार्शल अजरबैजान में बैठे हैं। हर कोई आपकी तरफ देख रहा है। और आप तो हमें कहते थे ये डिफॉल्ट हो जाएगा, ये तो मुल्क डूब जाएगा, हिंदुस्तानी क्या कहते थे, फलां क्या कहता था, हमें आइसोलेट करने की कोशिशें की गई। लेकिन पाकिस्तान, मैंने कल भी प्राइम मिनिस्टर साहब को एक मीटिंग के दौरान खराज तहसीन पेश किया, आज 1-on-1 मीटिंग में मैंने उनको अप्रिशिएट किया। मैंने क्या अप्रिशिएट करना था, पूरी दुनिया अप्रिसिएशन दे रही है उनको, पूरी पाकिस्तानी कौम उनको खराज तहसीन पेश की। मैंने उनको ये कहा कि मैं ये पोलिटिकल वर्कर, मैंने पिछली कई दहाइयों में ऐसे अल्फाज अपने कानों में नहीं सुने जिसमें पाकिस्तानी किसी हुक्मरान के बारे में सुपर ताकत जो है उसका प्रेसिडेंट ये कह रहा हो, या मिडल ईस्ट के जो हुक्मरान हैं वो आपसे मशवरा कर रहे हों, या चाइना आपके साथ वो उन्हीं ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर आपके साथ खड़ा हो जाए हिंदुस्तान की जंग के अंदर। अजरबैजान, तुर्की, यानी ब्रादर कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, हर बंदा ब्रादर कर रहे हैं। और आप देखिए, कल भी जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद शर्म el शेख जब वो कल पहुंच गए, कि उन्होंने कहा जी कि देखिए, मुझे प्राइम मिनिस्टर ने, पाकिस्तान ने कहा है कि तुमने लाखों जानों को बचाया है। अब आप देखें कि इस लाखों जानों को बचने की वजह यह है कि देखिए, जंग तो कोई भी नहीं चाहता। पाकिस्तान एटॉमिक पावर, क्या पाकिस्तान जंग चाहता है? क्या हमने हिंदुस्तान पे हमला किया है? कि हिंदुस्तान ने हम पे हमला किया? हिंदुस्तान ने हमला किया। क्या अफगानिस्तान पे हमने हमला किया? नहीं,
अफगानिस्तान ने रात की तारीकी पे हमने हमला किया। और अभी क्या हमने सीज़फायर भी 23 जवानों का अपने जवानों का जनाजा नहीं उठाया? ये जो सीज फायर है हो गया, ये उन्होंने रिक्वेस्ट किया था ये कुछ हमारे दोस्त ममालिक हैं। देखिए ना, दोस्तों का कहना तो मानना पड़ता है ना, ये तो नहीं हो सकता कि ना माना जाए। लेकिन ये जो 48 घंटे का सीज फायर है, इस पे अमल करना है, सिर्फ अमल नहीं करना। सीज फायर तो उनकी तरफ से रिक्वेस्ट है ना, उन्होंने अफगानिस्तान ने वो इकदाम करने जो पाकिस्तान चाह रहा है। भाई साहब, एक ऑफर साबिक वजीर आजम जेल से बैठ के भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे पैरोल पे बाहर निकालें, मैं हुकूमत और अफगान हुकूमत के दरमियान जो मसला है उसको हल करवा दूंगा। ये ऑफर कबूल है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि बड़ी बदकिस्मती है इस पाकिस्तान की कि हम अपनी सियासत को ना रियासत से ज़्यादा अहमियत देते हैं। मेरे लिए ये रियासत सबसे ज़्यादा अजीज़ है। मैं एज ए पाकिस्तानी जब सोचता हूँ तो हमने उम्र कैद ली, हमारे लीडर ने जलावतनी काटी, बड़े बड़े मिसाइल सजाएं हुई, मेरे लीडर को भी उम्र कैद हुई, सबको हुई, मेरे प्राइम मिनिस्टर को जेलों के पीछे जाना पड़ा। लेकिन हमने तो कभी रियासत के बारे में बुरा नहीं सोचा, ये कभी नहीं सोचा। ये पहला हुक्मरान था जो आज जेल में है। फैसिलिटेटर का किरदार कौन अदा कर रहा है? अलीना, देखें KPK के अंदर जितनी दहशतगर्दी है, इसमें जो उनकी सूबाई हुकूमत है जो गंडापुर की थी, उसे भरपूर किरदार अदा किया। अब तो चली गई, अब चली गई। मैं अब तो 2 दिन हुए, उस पर मैं क्या बात करूं? मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जो मौजूद थी। बट भाई साहब, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने आज ही कहा है कि ये जो तालिबान हैं, इनकी तो सरपरस्ती, इनकी जो फैसिलिटेशन है वो भारत से हो रही है। देखिए, 200% देखिए कि अगर भारत उनको फाइनेंस कर रहा है, और आज से नहीं कर रहा, और ये मैं आज नहीं बात कर रहा हूँ, मैं तो बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ ना, मैं आज की बात तो कर ही नहीं रहा। यानी मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि जो हिंदुस्तान की प्रॉक्सी की जंग है वो ये लड़ रहे हैं, ठीक है। और अब जाके उसमें तेजी इसलिए आई कि हिंदुस्तान ने देख लिया सामने से, तो हिंदुस्तान भी शिकस्त खुर्दा हो गया, अफगानिस्तान भी शिकस्त खुर्दा हो गया। अब इनके पास दूसरा चाराकार क्या है कि वो एक अपने प्रॉक्सीज के जरिए, जैसे बलूचिस्तान के अंदर हिंदुस्तान अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस वाला जो मेन मास्टरमाइंड था वो बलूचिस्तान में, वो अफगानिस्तान में मारा गया। आप इसी तरह जितने ताने बाने बलूचिस्तान के अंदर जितनी दहशतगर्दी हो रही है, KPK के अंदर हो रही है, वो सारी के सारे ताने बाने जो वो एविडेंस हमने अपने पास नहीं रखे, हमने दुनिया को दिखाई है। यही वजह देखें, जब पहलगाम के ऊपर वाकया हुआ तो उस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ये एक बहुत जबरदस्त किस्म की ऑफर थी कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा लें। हिंदुस्तान भाग गया, पाकिस्तान ना भागा, दुनिया के सामने वो एक्सपोज हो गया, और आज तक वो चीजें स्टैट्स अपने अवाम के सामने नहीं ला सका, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने वो एविडेंस, तभी तो आज देखे ना, आज जस्टिफाई कर रहे हैं हमारे अटैक जो है अफगानिस्तान के ऊपर। राइट भाई साहब, और यानी कि आपकी बातों से अब अंदाजा होता है कि एक तो सालसी की ऑफर साबिक वजीर आजम की वो भी कबूल नहीं है, और दूसरा जो एक नई सेटअप, आपने कहा गंडापुर साहब से जो भी इश्यूज थे वो तो अब सब दूर हो जाने चाहिए, क्योंकि अब एक नए वजीर आला वहां पर आ चुके हैं, इन प्लेस हैं सोहेल आफरीदी साहब। उन्होंने गंडापुर साहब ने वो बीज बोया जो रियासत के खिलाफ था, और ये बीज गंडापुर ने नहीं बोया, ये वो जो जेल में बैठा हुआ शख्स है वो ये बार बार ये कहता है कि देखे ना, वो फील्ड मार्शल के मतलब जो गुफ्तगू करता है, मैं यहाँ नहीं कहना चाहता, वो अपने आप को शेख मुजीबुर रहमान कह रहा होता है, ठीक है। और अब शेख मुजीबुर रहमान का क्या असर हुआ उसी के मुल्क में, वो भी उसको याद रखना चाहिए। कहने से मुराद ये है कि ये सारा बीज बोया ही बानी PTI का है जो जेल में शख्स बैठा हुआ है। अब ये रियासत ने तहिया कर लिया है कि अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि ब्लैकमेलिंग की सूरत में, जत्तों की सूरत में, या किसी और सूरत के अंदर वो अफगानिस्तान की ब्लैकमेलिंग हो। पाकिस्तान में फिर दोबारा दोहराने लगूँ, हम एक एटॉमिक पावर हैं। हम अगर इस तरह ब्लैकमेल अफगानिस्तान जैसे ममालिक से होना शुरू, हम तो हिंदुस्तान को देखें ना, हमारे पास एक जहाज है, उसके पास 15 हैं, मेरे पास एक फौजी है लड़ने के लिए, उसके पास 20 हैं, उसके बावजूद वो शिकस्त खुर्दा है। राइट, तो फिर आप किस खेत की मूली है यार? सो भाई साहब, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के लिए भी आप KP की हुकूमत को मौका नहीं देंगे कि वो वजह क्या? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत देता है? तो सूबाई हुकूमत नहीं देती। सूबाई हुकूमत का काम ही कोई नहीं फॉरेन पॉलिसी से। पर बाजी साहब, प्लीज अलाउ मी टू आस्क यू, जब बैकग्राउंड ब्रीफिंग दी जाती है
इवन अफवाज पाकिस्तान की तरफ से, तो उसमें यही सारी सियासी जमातों को अकाउंटेबल ठहराया जाता है और कहा जाता है कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किसने करवाना था। वो सियासी गवर्नेंस की गैप्स हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं, जो कि शहादतों के जरिए पूरे करनी पड़ रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि केपीके के पंजाब के अंदर सीटीटी और केपीके के अंदर सीटीटी के कोई कंपैरिजन बनता है? देखिए ना, हमने तो उसके बाद फिर काम को उठाया ना पंजाब के अंदर। क्या पंजाब के अंदर दहशतगर्दी का और केपीके की दहशतगर्दी का कोई मुकाबला बनता है? नहीं बनता। मुझे बताएं क्या 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 केपीके के आज से 10, 20 साल, 30 साल पहले वाले जो चीफ मिनिस्टर या लोग होते थे, चीफ मिनिस्टर होते थे, उनका कोई भी कंपैरिजन बनता है इन लोगों के साथ जिन लोगों को बिठाया गया पीटीआई की तरफ से? सर अब तो या पंजाब के अंदर जिनको नहीं, लेकिन अभी कहा जाता है ग्रास रूट्स लेवल से लेकर आते हैं, ग्रास रूट वर्कर आया है और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि सेंटर के साथ एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप होगी। मैं फिर कह दूं कि अगर आप सेनेटर से लेके आ जाते हैं, बेशक वो मेरी पार्टी से हो, किसी और पार्टी से हो, किसी और पार्टी से हो, आपने उसके डिकोरम को तो आपने मद्देनजर रखना है ना कि हमारा जो है ये वाने भाला है, इसमें हमने किसको भेजना है, ठीक है ना। इसी तरह आपने ग्रास रूट से ही लोग लेने हैं। मैं कब कहता हूँ कि नेशनल असेंबली के बंदे जो हैं वो आप पिक एंड चूज करें, लेकिन उसके लिए भी तो आपने वो बंदा देना है जो एक तो लोगों को वोट उसको देना चाहिए कि जो लोग फ्यूचर में तस्वर करें कि उनके हकूक की ये जंग लड़ सकता है, ये पाकिस्तान की रियासत के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेगा, सबसे बड़ी बात ये, फिर उनके हकूक की जंग लड़ सकता है, फिर उनके लिए डिलीवर कर सकता है। वो तो नए वजीर आला तो कह रहे हैं कि वो लोगों की ना सिर्फ हकूक की जंग लड़ेंगे, वो तो ऑपरेशन कह रहे हैं कि उनके होते हुए होगा। लेकिन अब ये बातें करना क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, ये गुफ्तगू करने वाली है कि मैं ऑपरेशन नहीं होने दूंगा। ये बातें दो हैं ना, ये वैसे ख्वाब देखने में कोई हर्ज नहीं है, विजुअलाइज करने में कोई हर्ज नहीं है, प्रैक्टिकल ये मुमकिन नहीं है। रियासत ने फैसला किया है, हम यहाँ पे किसी गैर मुल्की को नहीं रहने देंगे, कोई भी हो। आज पाकिस्तान को आप डिफॉल्ट कह रहे थे ना, पाकिस्तान की आज आर्म फोर्सेस ने, शाहीनों ने, आपके जवानों ने जो कारनामा सर अंजाम दिया ना, तो मैं इस पे एक ही शेर कहूँगा कि गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगोदो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। आपकी इज्जत ही नहीं है तो पैसों को खाक में रखना है, खाक में मिलाना है, क्या करना है आपने? तो ये इज्जत आज महफूज है उन जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता। भाई साहब आपकी इजाजत से एक ब्रेक शामिल करते हैं, नाज़रीन कहीं मत जाएगा, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भाई साहब, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो एक फ्रिक्शन नजर आई, बयानबाजी का एक सिलसिला था, वक्ती तौर पे लोग अभी भी समझ रहे हैं कि वक्ती तौर पे थमा है, और अब नजर आ रहा है कि चाहे वो नवाब शाह में भी अगर मुलाकात हो तो उसमें मोहसिन नकवी साहब जो है वो उनको मीडिएट कराना पड़ रहा है फायर फाइटिंग के लिए। सो अब वो डार फॉर्मूला ट्रबल शूटिंग और फायर फाइटिंग के लिए कारगर नहीं रहा। पहली बात तो ये है कि ज़हन में रखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है और इत्तेहादी रहेगी। देखिए, जहाँ तक मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की कारकर्दगी का ताल्लुक है, वो परफॉर्मेंस किसी से ढकी छुपी नहीं, और सैलाब के दिनों में उन्होंने और उनकी टीम ने जो किरदार अदा किया वो भी सबके सामने, उसमें कोई दूसरी राय नहीं। हाँ, बदकिस्मती ये है कि हम जब सियासत के अंदर ऐसी चीज़ों को ले आते हैं कि जज्बात को और जज्बात की बदौलत आप ये कह दें किसी की मेहनत को जो बड़ी दिन रात कर रही हो, वो तो फिर ठेस पहुंचती है। आप देखें ना, एक हमारे साथ पॉलिटिकल वर्कर हमें प्राइम मिनिस्टर कह दें कि माशाल्लाह यार भाई साहब आपने रेलवे में ये कर दिया वो कर, बंदा हौसला बढ़ जाता है। बाकी तो यहाँ की सैलरी से तो मेरा पेट्रोल भी पूरा नहीं होता, तो मैं कुछ सैलरी लेने तो नहीं बैठा ना, हम तो खिदमत के लिए यहाँ पे आए हैं। मेरा कहने से मुराद है कि ये सीज फायर मुस्तकिल है इंशाल्लाह। ये मैं बताया ना आपको कि ये जो इशू स्टार्ट हुआ, मरियम बीबी की जो मेहनत थी, जो स्ट्रगल थी दिन रात की, उसके ऊपर जब सवालिया निशान लगाया गया तो आपको पता है फिर चीजें करप्शन के इल्जामात लग रहे थे। नहीं, वो बस मेरा ख्याल है कि ये जज्बाती बातें थी, ये जज्बाती बातें थी, आपके ख्याल ये जज्बाती बातें थी। सियासत के अंदर ऐसी चीजें चली जाती हैं, हो जाती हैं, लेकिन मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसी तरह मैटर करती है जिस तरह हम मरकज़ में मैटर करते हैं। दोनों हम एक दूसरे के साथ हैं, और जितने कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी ओहदे हैं आपको पता है इस वक्त वो उनके पास है पोर्टफोलियो, आप प्रेसिडेंट, चेयरमैन सेनेट, और इससे बड़ी और क्या गवर्नर्स। वो यही कहते हैं, पीपल्स पार्टी वाले यही कहते हैं कि आप उनकी बदौलत ही, जरदारी साहब की बदौलत ही आपकी हुकूमत कायम हुई है। अच्छा नहीं, ये मैं इसलिए नहीं कह सकता कि उनकी बदौलत हुई है।
ये पाकिस्तानी अवाम की बदौलत हुई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कॉपरेशन शामिल है उसमें। और आपको ये इत्तेहाद अभी जारी नजर आता है ऑपोजिशन बेंचेस में जो ये अब आप अगर आप कहना ही चाहती हैं तो मुझे कोई ऐसी, मैं कह ही देता हूँ कि पुरानी तरह पे ही काम होगा। राइट भाई साहब, अब जरा मैं ML1 के भी हवाले से, और आपका चूंकि विजिट भी ड्यू है सऊदी अरेबिया का 19 से 20 अक्टूबर, फ्रांस भी आप जा रहे हैं और आप UAE भी होके आए, चाइना के जो कंसर्न्स थे ML1 को लेके, उस हवाले से जरा बताइएगा। ये अच्छा, कंसर्न्स नहीं थे ML1 पे, काफी अरसे से आपको पता चाइना का मैं भी नाम सुनता आया, सारा कुछ हुआ। तो ये अब क्योंकि चाइना हमारा सबसे मैं कहूँ आज के दिन में भी मैं कहूँगा सबसे हमारा वफादार कह लें, लॉन्ग लास्टिंग कह लें, हमारी उनके साथ फ्रेंडशिप है और ये कायम और दायम रहेगी। और ये हिमालय से ऊंची वाली जो बात हम करते हैं ये बड़ी फिट बैठती है हमारी चाइना के साथ। अब उनके अपने कोई होंगे इन्वेस्टमेंट के इश्यूज होंगे, मॉडल पसंद नहीं आया होगा, लेकिन अब हम अल्हम्दुलिल्लाह ML1 को बनाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ सूबों के साथ भी हमारी इस पर बातचीत चल रही है। जैसे बलूचिस्तान के अंदर सूबाई हुकूमत ने 3.5 अरब रुपया रेलवे के लिए अप्रूव किया है। अब फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इंटीरियर मिनिस्टर का एक इनिशिएटिव है कि वो इस्लामाबाद रावलपिंडी के दरमियान DMU चलाने लगे हैं, ठीक है सर, और जो हर 20 मिनट बाद चलेगा और 15-20 मिनट में पहुंच जाएगा। इसी तरीके से पंजाब में वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा लाहौर रावलपिंडी में इंटरेस्टेड हैं, अपने 8 रूट्स जो हैं, ब्रांच रूट्स जो हैं पंजाब के, उनमें इंटरेस्टेड हैं। सिंध वालों के साथ हमारी मीटिंग हुई है, वो सक्खर और कराची के दरमियान इंटरेस्टेड हैं। तो ये बैकपैक बहुत सारे महाजों को हमने खोला हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाएंगी नेक्स्ट ईयर तक। और भाई साहब, आपने जिस तरह से चाइना के हवाले से कहा कि हमारा दरीना दोस्त है, मैं खबर ज़रूर पढ़ रही थी चंद दिन पहले की कि चाइना ने अपने रूल्स कुछ बहुत ज़्यादा टाइटन कर दिए, जो टेक्नोलॉजी वो फराम कर रहे हैं रेयर अर्थ मिनरल्स के भी कॉन्टेक्स्ट में। वो चीज़ वो कहते हैं कि पहले अब बीजिंग से अप्रूवल्स चाहिए होंगी, चाहे आप अमरीकी कंपनीज को आप मदऊ करें पाकिस्तान में, और आपको पता है कि पिछले कुछ हफ्तों की जो डेवलपमेंट थी उसमें हम अमरीकी कंपनीज के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये सारी बातें हैं, कोई चाइना की तरफ से किसी किस्म की कोई कदर नहीं लगी और ना ही हमने कोई चाइना के मफादात पे किसी किस्म का सौदा किया ना करें। राइट, थैंक यू सो मच अबाई साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खान अब्बासी साहब। अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के। अब्बासी साहब, किस तरह से देख रहे हैं ये मामलात को, किस तरह हम हैंडल करें, क्योंकि घूम फिर के पाक अफगान पॉलिसी पे बहुत तनकीद हो रही है कि बहुत कन्फ्यूजन का हम शायद शिकार हैं, कभी हम इनसे इंगेज करना चाहते हैं, कभी इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, फिर डायलॉग की बात, और अभी हम कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब के ये इंडियन प्रॉक्सी हैं तालिबान। ये बड़ी बदनसीबी है क्योंकि यहाँ भी मुसलमान है, वहाँ भी मुसलमान है, वो आपका हमसाया मुल्क है। हमने बेपनाह कुर्बानियाँ अफगानिस्तान के लिए दी हैं, आज की नहीं, 1979 से हम दे रहे हैं। पाकिस्तान में उनके पास भी सेफ हेवन था, वो यहाँ से हमलावर होते थे जो अमेरिकन फोर्सेज या रशियन फोर्सेज जब थी जी, तो उसका वो भी पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ता, कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते थे। और बहुत हमने इसमें बहुत इकोनॉमिक मार भी खाई है, जाने भी दी है, जाने आज क्या हो रहा है, हमारे भी लोग शहीद हो रहे हैं, उधर भी मुसलमान शहीद हो रहे हैं। तो ये आप कैसे इस मामले को रिकंसाइल करेंगे, कैसे इसका क्या जवाब होगा, क्या इसकी एंड होगी? और जब भी ऐसे हालात पैदा होंगे तो हिंदुस्तान उसका फायदा उठाएगा, बिल्कुल कैपिटलाइज करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी राय बड़ी सीधी है कि अफगानिस्तान में हिंदुस्तान का असर शायद हमसे आज ज़्यादा है उनकी हुकूमत पर, उनके मामलात में। वो उन्होंने अपना, आपको पता होगा कि टेक्निकल जो काउंसलेट है वो भी एक मिशन में कन्वर्ट कर दिया है। नहीं, इससे पहले भी आपको याद है कि जब वहाँ पर ये अशरफ गनी की हुकूमत भी थी तो उन्होंने 7-8 काउंसलेट खोल दिए थे जो ओपनली आपके खिलाफ कार्रवाई करा रहे थे। लास्ट 2-3 इयर्स में उन्होंने जो वाइंड अप किया, फिर दोबारा से उनको मौका मिला। जी, ये जो 10-11 के बाद जो बिल्डअप हुआ था TTP का, इसमें उन काउंसलेट का बहुत बड़ा हिस्सा था। 5-6 काउंसलेट थे वहां पर जो ओपनली सपोर्ट करते थे। एग्जैक्टली। तो आज अगर हम ये अभी जंग में तब्दील हो गई 2 मुल्कों के दरमियान, तो ये अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो हिंदुस्तान को वहां बहुत मौका मिल जाएगा। बीच में सालसी हैं, लोग हैं जिनकी वो भी सुनते हैं
हम भी सुनते हैं। अब 1 साल की पेशकश जो है वो साबिक वजीर आजम जेल से बैठ के भी दे रहे हैं इमरान खान साहब कल से। उनको भी इस्तेमाल, उनको पेरोल पे रिहा करें और मैं दोनों के दरमियान जो है वो मसले का हल करवा दूं। पेरोल पे करने तो अच्छी बात है, अगर वो ये कह रहे हैं कि मैं करा सकता हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब हैं, दीगर लोग हैं जिनका असर है वहाँ पर, तो ये मामला हमेशा आखिर में जाके बातचीत पे ही तय होगा। अब फ़लस्तीन में जो कुछ हुआ, जो जुल्म हुआ वहाँ पर, 18,500 बच्चे शहीद हुए, 70,000 लोग शहीद हुए, और आखिर में बात जाके टेबल पर ही हल हुई ना। तो यहाँ तो हम एक दूसरे के तो हम तो भाई हैं, हम तो एक दूसरे के खिलाफ ये नहीं करना चाहते। ये तो हालात ने हमें यहाँ पर पहुँचा दिया है। तो जो टीटी है इनको भी सोचना पड़ेगा कि भाई किस तरह हम पाकिस्तान के जो सरहदें हैं और जो उनकी तनसीबात हैं, जो उनकी फ़ौज है, हम कैसे तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं अपने इलाके से। हम नहीं कहते यहाँ पर आके, वहाँ से उनको तहफ़्फ़ुज़ देना ज़रूरी है। और आपने जिस तरह से कहा कि डेथ टोल जो दोनों साइड्स पे हैं वो बहुत ही कंसर्निंग है, वो बताते हैं, रिफ्लेक्ट करता है कि जो हमारी इंगेजमेंट्स भी रही हैं वो भी किसी तौर पे कोई सूदमंद साबित नहीं हुई। और बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए भाई साहब, कैन वी अफोर्ड अ टू फ्रंट वॉर, जो कि इंडिया हमेशा से चाहता रहा है? नहीं, आपकी टू फ्रंट वॉर आज की नहीं है, आपकी टू फ्रंट वॉर तो बड़े अरसे की चल रही है। आप देख लें कि 2002 के बाद कितनी ज़्यादा शहादतें हमारी आर्म फोर्सेस की हुई हैं, और वो उनकी अक्सरियत जो है, बड़ी अक्सरियत जो है वो वेस्टर्न बॉर्डर पे है। ये जो आपने ज़र्ब अज़ब लड़ी थी, इसमें बेपनाह शहादतें पाकिस्तान फौज ने दी हैं, लेकिन अब वो सारा असर ज़ायल हो गया। ये क्यों हुआ? देखें, आपको ये देखने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर भी ऐसे मामलात हैं जो हमें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हमारी पॉलिसीज़ जो हैं, जिस तरह जब वो जो उस वक्त DGI थे, जब वो गए थे, आपको याद होगा, एक बड़ा फेमस चाय का कप या कॉफ़ी का कप था, उसका बहुत बहुत मनफी असर पड़ा था। यकीन करें, उस वक्त भी हमें लोगों ने कहा कि भाई ये आप लोग क्या समझते हैं हमें, हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, हम आपके कोई वो नहीं है, साइल हम नहीं है, हम आपके कोई मज़ेरे नहीं है। ये रवैया जो आपका है, पता नहीं वो उनकी क्या सोच थी DG साहब की, लेकिन उसका बहुत मनफी असर पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात पे पड़ा। भाई साहब, जब वही साहब एज कोर कमांडर पेशावर 2022 में वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब थे, वो मई 2022 में दोबारा काबुल जाते हैं और सीज फायर रिटेन होता है जो कि सितंबर तक चलता है, वो भी पेशरफ्त एक नजर आई थी? जी, वो तो देखिए, वो तो एक हुकूमती फैसला होता है ना, जिसको कोर कमांडर इम्प्लीमेंट करता है। लेकिन वो जो मामला था ना, उसका वो नेगेटिवली बहुत, यकीन करें, मुझे इतने लोगों ने कहा, अफगान ने भी जो इन मामलात को जानते हैं, उन्होंने कहा कि उससे एक रवैये का इजहार हो गया जो अफगान कबूल नहीं करते। और सर, एक तरफ हम गज़ा में जिस तरह से एक वो रोल प्ले, और मिडिल ईस्टर्न उस क्राइसिस में एक पाकिस्तान बहुत एक रोल प्ले करता हुआ दिखाई दिया, उधर अपने घर में जिस किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप साहब की उस तकरीब में, गाजा समिट में, आपको नजर आ रहा होगा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, वो उनको नोबेल प्राइज आपको लग रहा है कि दिलवा के ही रहेंगे, while his own house needs to be in order? जी, नोबेल प्राइज हमारे हम अवार्ड करते हैं जी। पाकिस्तान अवार्ड किए जा रहा है, बड़ा अच्छी बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो बड़ा खुश हुए थे अमरीकी सदर। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनको मौका मिला था बोलने का, तो अगर फ़लस्तीन के शहीदों का जिक्र कर देते तो उसका एक बड़ा असर होता कि कम से कम किसी ने बात तो की है। क्योंकि उस पूरे समिट के अंदर हर बात हुई है, इसराइल की मुफाद की बात हुई है, उसकी सिक्योरिटी की बात हुई है, गाज़ा की भी कुछ जो पुराना था उनका मौक़िफ़ ट्रंप साहब का, उससे वो हटे हैं पीछे। पहले तो खुद उसको डेवलप करना चाहते थे, अब कम से कम वो कहते हैं कि सारे अरब मिल के बनाएंगे, लेकिन वहाँ भी शोहदा का जिक्र नहीं हुआ, जिन कुर्बानियों का जिक्र नहीं हुआ। ये होना चाहिए। और फिर पाकिस्तान से एक आदमी सिर्फ वहाँ पर गया, सेनेटर मुश्ताक साहब, उनको भी थोड़ी इज्जत दे दे मेरे ख्याल है। उनको भी पूरा नोबेल प्राइज नहीं तो चौथाई हिस्सा उनके हवाले कर दे, या कुछ मुल्की अवार्ड ही हम बांटते रहते लोगों को, एक तमगा वो तो जी दे दे उन्होंने। मैं यकीन करें, मेरी उनसे इतनी वाकफियत नहीं है, लेकिन सेनेट के अंदर भी एक अच्छी आवाज़, बहुत अच्छी आवाज़ थी। और इस मामले में तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो कुछ किया है, हम
बाकी 24 करोड़ में से 25 करोड़ में से कोई नहीं कर सका, तो कम से कम उनको तो कुछ रिकग्निशन दे दें। एब्सोल्युटली, ही डिजर्व्स इट। भाई साहब, खैबर पख्तूनख्वा में एक नया सेटअप और नए वजीर आला का इंतखाब हो चुका है। बहुत हमने ये भी बीच में इस पूरे एक हफ्ते के अंदर देखा कि बड़े डिलेइंग टैक्टिक्स भी अडॉप्ट किए जा रहे थे। परहैप्स गवर्नर के पार्ट पे भी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा वो भी चाहते थे कि मंजूर जो सीएम का साबिक सीएम का इस्तीफ़ा था वो मंजूर नहीं कर पा रहे थे, उस पर एतराज़ लगा के उन्होंने वापस कर दिया। फिर बिलावल साहब हैड टू इंटरवीन एंड ही सेड कि आप जाएं वापस, आइन और कानून के तहत जो है वो अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। आप इस पूरे पेशरफ को कैसे देखते हो? और एक नए वजीर आला का आना, जिनके फ्लोर ऑफ द हाउस जो पहली तकरीर होती है जिसमें वो बरमला कहते हैं कि मैं जब तक हम हैं तब तक कोई ऑपरेशन नहीं होगा, आपको लगता है कि इनकी एक कोई रिलेशन, वर्किंग रिलेशन डेवलप हो सकेगी सेंटर के साथ? एक जमात है, उसका वज़ीर आला है, वो इस्तीफा दे रहा है, और वो वज़ीर आला जो कि जिसको वो चाहते थे कि जी हटाया जाए, तो अब वो इस्तीफा दे रहा है, घर जा रहा है। आप कहते नहीं, तुम हम नहीं जाने देंगे तुम्हारा इस्तीफा कबूल नहीं है, अपने हाथ से लिखो। बहरहाल उसके बाद एक नया आदमी इलेक्ट करती है असेंबली, वो कहते तजुर्बाकार नहीं है जी, वो कहते हैं ये एक्सपीरियंस नहीं है सोहेल आफरीदी साहब। तो पंजाब की वज़ीर आला का कितना तजुर्बा है? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, ये आपकी ये असेंबली के मेंबरान का हक है, आपका हक नहीं है। किसी ने कहा कि ये टेररिस्ट है, तो मैंने कहा कि ये टेररिस्ट उस दिन बना है, उससे पहले भी टेररिस्ट था। 6 मुकदमा तो पहले चल रहे थे जी, तो उस पर कर ले। पाकिस्तान में हर आदमी भी एटीए लगा हुआ है। हाँ। पाकिस्तान में आज सियासत में लोग कम है जिन भी एटीए नहीं लगा हुआ। इमरान खान साहब भी लगाते रहे, यहाँ तो अब तो रेवन्यू की तरफ बांटा जाता है। 2 आदमी बाहर निकल के बात कर दे, एटीए लग जाता है। तो हमने कुछ नहीं सीखा, बदकिस्मती ये। आज कम से कम इस जमहूरी दौर को भी 40 साल होने लगे, जो 85 से शुरू हुआ था, और कुछ हमने नहीं सीखा। कुछ ना हमें जमहूरी कदरों की परवाह है, ना अखलाकी कदरों की परवाह है। भाई अब जो गवर्नर है वो वफाक का नुमाइंदा होता है, तो जमात का नुमाइंदा नहीं होता कि उसको बिलावल साहब कहेंगे तो काम करेगा, वो वफाक का नुमाइंदा है। और सर, ये जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, ये क्या अपनी जो एक वो हिस्टोरिकल पोजीशन थी और लेगेसी थी उससे पीछे हट गई हैं काफी? क्या थी वो तो काफी अरसे से हट गई है, आज की नहीं हटी। ये वो वोट को इज्जत दो, 24 के इलेक्शन ने उसके ऊपर मोहर लगा दी है हमेशा के लिए कि अब ना हमें जमहूरियत की जरूरत है, ना हमें पार्लियामान चाहिए, हमें इक़्तिदार चाहिए हर कीमत पर। निज़ाम, ना हमें आइन चाहिए, ना कानून चाहिए, बस इक़्तिदार चाहिए। ये तो फैसला कर लिया तीनों जमातों ने, तीनों जमातों ने। कुछ नहीं इनके पास देने के लिए, यकीन करें। पर सर, ये जो खमियाजा अवाम ने उठाया और जो कॉन्सिक्वेंसेस नजर आते हैं, जिसका आप भी तवातर से जिक्र करते हैं हर प्लेटफॉर्म पे, कि जो 82% अवाम है वो मुल्क के अगर इंतखाबी निज़ाम पर बिलीव ही नहीं करती या एतमाद ही उसका नहीं रहा, डज दैट रियली मेक अ डिफरेंस? क्योंकि इस हुकूमत में सबसे बड़ा सवाल क्रेडिबिलिटी का था। आज को बड़े फखरिया अंदाज पे ग्लोबल स्टेज पे खड़े होकर वो तो तासुर देते हैं कि मुल्क में सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो लोग हकीकत जानते हैं ना, दूसरे मालिक भी हकीकत जानते हैं कि क्या हकीकत है। तो मुल्क आपका नहीं चल रहा बदकिस्मती से। अब हर पाकिस्तानी पिछले 4 साल से हर दिन गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। ये हमारे मुल्क की कैफियत है। तो अपने घर को मजबूत करने की ज़रूरत है। इस निफाक को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। आपका मुल्क नहीं चलेगा जब तक ये कानून की बालादस्ती नहीं होगी। ये बड़ी हमें मामूली बातें लगती हैं, लेकिन एक मुल्क की हकीकत इसी में होती है। और आप ये देख लें, हम नोबेल प्राइज़ की बहुत बात करते हैं, तो ज़रा देख लें जो पिछले 24 में भी और 25 में जिन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है, वो सब इस बात पर है कि मुल्क तरक्की कैसे करते हैं। भाई साहब, टुवर्ड्स द एंड पंजाब हुकूमत ने जो फैसला किया है कि मजहबी जमातों पर पाबंदी के लिए वो वफाक से रुजू करेंगे, आपको लगता है, और अभी हाल ही में जिस तरह की हमने वो एक एहतजाज और जिस तरह से एक उनकी हैंडलिंग हुई, जो मिस हैंडलिंग थी, ये सही पंजाब हुकूमत एक सही सिमत की तरफ आपको जाती नजर आ रही है? देखिए, हकायक तो सामने आई नहीं है, मीडिया से छुपा लिया गया, ना हकीकत बयान हो सकी, कवरेज नहीं हो सकी, कुछ नहीं हुआ। पाबंदी लगाने से क्या होगा? कौन कौन सी जमात पे पाबंदी लगाएंगे? मजहबी जमात क्या होती है? सब पॉलिटिकल पार्टीज हैं। टीएलपी ने भी इलेक्शन लड़ा है, जमात इस्लामी भी इलेक्शन लड़ती है, जेयूआई भी इलेक्शन लड़ती है, ये सब जेयूपी, ये सब बंद कर देंगे आप। हर चीज़ का एडमिनिस्ट्रेटिव हल नहीं है। आप ये पता करें कि कैसे मामलात हुए, कैसे हैं, ये क्या मामलात हैं। और अब जबकि आप खुद भी आपने देखा कि सीज़ फायर का गुज़िश्ता रोज़ जो अफ़गानिस्तान के साथ आपने ऐलान के साथ ही बोला कि जी हम तामीराती एक डायलॉग की तरफ जाएंगे,
तो फिर या तो यहाँ ये अपने लोग हैं जिनके साथ आपको फामो तफहीम तो रहती डायलॉग यहाँ भी कर लें, जरा बैठ कर। मैं यही कह रहा हूँ, आज मुल्क को एक डायलॉग की ज़रूरत है, इस निफाक को ख़त्म करने की ज़रूरत है, फिर जाके आपका मुल्क आगे बढ़ पाएगा। राइट, थैंक यू सो मच अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।